बंद कमरे में ऐसा क्या होता है कि वो अपने पार्टनर को टॉर्चर करता है और बाद में खुद ही विक्टिम कार्ड खेलता है? इस साइकोलॉजिकल गेम को क्या बोलते हैं? तो जब ये सामने वाला इंसान सैड होता है, दुखी होता है, तो इन्हें खुशी मिलती है क्योंकि इनकी एग्जिस्टेंस को एक मीनिंग मिलता है। सो नार्सिसिज्म की स्टेजेस होती हैं। जब वो शुरू होता है तो वो प्यार से ही शुरू होता है। अक्सर लोगों को लगता है अगर हम चिल्ला पड़ेंगे, रो पड़ेंगे तो ये इंसान हमारी बात समझ जाएंगे, बट यही सबसे बड़ा क्यू है कि वो अभी भी आप उनके कंट्रोल में हैं। तो ये साइकिल चलती ही रहती है। इट बिकम्स अ ट्रॉमा बॉन्ड, जहाँ पे आप समझ भी पा रहे हैं कि आप फंस गए हैं, बट आप उससे निकल नहीं पा रहे हैं। मोस्ट लोगों की प्रॉब्लम ये है कि वो यही सोच रहे हैं मैं ऐसा क्या करूं कि ये इंसान मुझे समझ जाए। जबकि आपका सही क्वेश्चन होना चाहिए मैं अपने आप को कैसे समझूं। अगर हम ये सोचते हैं कि हम एक दिन इन्हें बदल देंगे, इन्हें कुछ अपने प्यार से सब कुछ फिक्स हो जाएगा, तो ये कभी नहीं होगा। ये वो साइकिल्स होंगी जहाँ वो आपको डिस्कार्ड करेंगे, आपको बहुत इंसल्ट करेंगे, चले जाएंगे, फिर वापस आएंगे, ब्रेड क्रम्स, थोड़े से प्यार, थोड़ा सा कुछ, फिर आपको लगेगा अरे सब बदल रहा है, आप फिर वापस आएंगे, और ये साइकिल सालों साल चलती रहती है। गलती सामने वाले की है, रो आप रहे हैं, माफी आप मांग रहे हैं, खुद को कोस भी आप रहे हैं। आपने कभी ये फील किया है कि एक इंसान, चाहे वो आपका पार्टनर है या आपका कलीग है या आपका बॉस है, अकेले में तो आपके साथ बहुत अच्छी तरह से रहता है, लेकिन जरा सा कन्फ्लिक्ट होने पर, थोड़ी सी गलतफहमी होने पर वो सबके सामने आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ा देता है? सुनिए, आप रिलेशनशिप के किसी उतार चढ़ाव में नहीं है, बल्कि एक नार्सिसिस्ट पार्टनर को डील कर रहे हैं। आज इस वीडियो में हम बिल्कुल भी ऊपर की बातें नहीं करेंगे, उन सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे जो आप अकेले में फील करते हैं। आज हमारे साथ हैं मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर चांदनी तगने। डॉक्टर चांदनी, हेल्थ पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मेरा सबसे पहला और सीधा सवाल ये है कि एक पढ़ा लिखा इंसान जो समझदार है, सोसाइटी में उसकी बहुत अच्छी इमेज है, लेकिन बंद कमरे में ऐसा क्या होता है कि वो अपने पार्टनर को टॉर्चर करता है और बाद में खुद ही विक्टिम कार्ड खेलता है? इस साइकोलॉजिकल गेम को क्या बोलते हैं? देखिए, हमें समझना पड़ेगा कि एक होता है टॉक्सिक पार्टनर, एक होता है नार्सिसिस्टिक पार्टनर। जो टॉक्सिक है उसको अगर आप समझाएं, उसे प्यार से बातें समझाएंगे तो उसके पास स्कोप है समझने का। पर एक नार्सिसिस्टिक पार्टनर को ये समझ आ ही नहीं सकती, क्योंकि वो एक लैक ऑफ एम्पैथी के शिकार हैं। वो अपने पार्टनर की फीलिंग्स समझने की कैपेसिटी रखते ही नहीं हैं। तो अगर आप उन्हें समझा रहे हैं कुछ, तो उन्हें समझ नहीं आएगा। हाँ, बाहर उनका अच्छा होना एक उनका मास्क है दुनिया के आगे स्वीट होने का, क्योंकि उनकी एक इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ सेल्फ है। एक अपनी एक छवि बनाई हुई है उन्होंने कि हम ऐसे हैं, बहुत बड़े हैं, बहुत अच्छे हैं। पर जैसे ही वो बंद कमरे में है, अब वो इंसान जो उनका विक्टिम है वो उसे जानता है, और वो उनके इसी बिहेवियर को फीड भी करते हैं। सो दैट इज व्हेन वो अपना सारा मास्क ड्रॉप करके बदतमीजी, टॉक्सिसिटी, अब्यूजेस, उसी इंसान पे, उसी विक्टिम पे शेयर करते रहते हैं उसके साथ। सो मैं एक जगह पढ़ रही थी कि जो नार्सिसिस्ट ट्रेट होते हैं, ये उन लोगों के सामने अपना रियल फेस दिखाते हैं जो उनके ऊपर डिपेंडेंट है। इज इट राइट? जिनके वेल यस, जो उन पे डिपेंडेंट हैं, बट इन एक्चुअल सेंस उन लोगों पे वो नार्सिसिस्ट डिपेंडेंट होते हैं, उनके इमोशंस पे डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि खुद एक नार्सिसिस्ट एम्पैथी फील नहीं कर सकता। तो जब ये सामने वाला इंसान सैड होता है, दुखी होता है, तो इन्हें खुशी मिलती है क्योंकि इनकी एग्जिस्टेंस को एक मीनिंग मिलता है। तो जितना ही वो इंसान उन पे डिपेंडेंट है, उतना ये भी उस पे डिपेंडेंट है। और जिसे हम डिपेंडेंस बोल रहे हैं, वो एक्चुअली इन्होंने कंट्रोल एंड मैनिपुलेशन से एक एटमॉस्फेयर पैदा किया हुआ है, जिससे वो इंसान को लगता है कि इस इंसान के बिना तो मैं रह ही नहीं सकता। ओके, सो डॉक्टर, क्योंकि ये सोशल मीडिया का टाइम है, आजकल हर जेंजी में, विच आई एम अज्यूमिंग कि डेटिंग ऐप्स होते हैं, और हर कोई चाहता है कि मेरा पार्टनर मुझे थोड़ा सा केयर दे, यू नो। बट एक केयरिंग हस्बैंड और एक नार्सिसिस्ट हस्बैंड में, या फिर लाइक वी कैन से कि एक पार्टनर में क्या डिफरेंस है? नार्सिसिज्म की स्टेजेस होती हैं। जब वो शुरू होता है तो वो प्यार से ही शुरू होता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि शुरू से कोई आपके साथ बदतमीजी कर रहा था, आपको अब्यूजेस दे रहा था और आप उसके साथ एक रिलेशनशिप में आ गए, ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग फेज को हम आइडियलाइजेशन कहते हैं, जहाँ लव बॉम्बिंग होती है, जहाँ बहुत तरह से प्यार दिया जाता है, बोला जाता है तुमसे अच्छा तुम कोई मिला ही नहीं मुझे आज तक। फिर जैसे ही ये इंसान इनके साथ एक रिलेशनशिप में आता है, ये इनिशियली सिर्फ 3 से 5 महीने ही लास्ट करता है, वो भी इफ द पर्सन इज लकी। वरना 1 महीने में आपको दिखने लगेगा कि सडनली वो नेक्स्ट स्टेज पे शिफ्ट कर जाएंगे, विच इज डिवैल्यूएशन। तो वही इंसान जो आपको कह रहा था बहुत अच्छे हैं, आप सबसे यूनिक हैं, हमारा कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा जो हम मिले हैं,
सडनली वही इंसान को अब आप में गलतियां दिखेंगी और वो आपसे कहेंगे तुम यू गुड फॉर नथिंग, ये तो मैं इतना अच्छा था या अच्छी थी कि मैंने तुम्हें चूज किया। सो सडनली डीवैल्यू करना शुरू करेंगे। दिस इज व्हेन आपका कॉन्फिडेंस टूटता है, पर क्योंकि आपको प्यार मिला था तो आप इस उम्मीद से कि अगर हम प्यार देंगे तो ये बेहतर हो सकता है, वो वापस आप उन्हें मनाते हैं, उनके इमोशंस को मैनेज करते हैं। सो इस तरह से स्टेजेस में ये शुरू होता है। अब अगर वो इंसान आपका पार्टनर है, हस्बैंड है या वाइफ है, तो नेचुरली अब वो एक स्थिति ऐसी आ गई है जब थर्ड स्टेज विच इज़ डिस्कार्ड, इसमें वो आपको कंप्लीटली छोड़ेंगे तो नहीं, बट आपके साथ चीट करेंगे, इनफिडेलिटी के केसेस आएंगे, आपके साथ कोल्ड साइलेंट ट्रीटमेंट, बात ही ना करना, इसी तरह से आपके अंदर अबैंडनमेंट इशू शुरू हो जाएंगे। फिर जब आप बिल्कुल फाइनली उस पीड़ा में हताश होके डिस्टेंस कर लेंगे तो अब उन्हें वो बाइट करेगा क्योंकि आपसे इमोशन चाहिए। सो फिर उसे हूवरिंग कहते हैं, जहाँ पे वो वापस आते हैं, थोड़ा थोड़ा आपको अपनी तरफ फिर खींचते हैं। सो इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है। सो डॉक्टर, क्या सेल्फिश होना भी नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी का एक ट्रेट है? डेफिनेटली। सेल्फिश मतलब सब कुछ उनके बारे में है। अगर आप अच्छा फील कर रहे हैं तो भी उन्हीं की वजह से होना चाहिए, और बुरा तो डेफिनेटली उनकी वजह से। सो उनकी ज़िंदगी में सब कुछ उन्हीं के बारे में है। तो अगर आपका कोई स्पेशल मोमेंट भी होगा तो उस दिन भी वो आपसे लड़ाई करके अटेंशन अपने ऊपर ले लेंगे। सो इसे आप सेल्फिश ही बोलेंगे, बिकॉज उन्हें अनकॉन्शियसली ये उनके अंदर है कि सब कुछ उन्हीं से रिलेटेड होना चाहिए। लेकिन मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि सेल्फिश तो हम लोग सब है ना, हर कोई चाहते हैं कि मेरे बारे में बात हो, मेरे फायदे की बात हो, अगर कुछ बेनिफिट है सो इट शुड स्टार्ट फ्रॉम मी, राइट? सो हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश फ्रॉम between a narcissist and a normal personality? See, a narcissist is only about themselves. A selfish we all need validation, we all need appreciation, we all need it, but not at the cost of others. We want to feel special, but it's not by hurting others. Right. A narcissist would want it at the cost of others. So that's the clear difference. The other thing is कि हम अगर selfish भी हैं या validation भी चाहते हैं, it is not at the cost of कि किसी के emotions या किसी को disrespect करके। narcissist को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। ओके अच्छा, एक जगह मैं पढ़ रही थी, एक वीडियो ही देख रही थी, उसमें ये था कि जो एक नार्सिसिस्ट होता है वो अपने पार्टनर के साथ अकेले में, अगर वो एक हस्बैंड है या मे बी वो एक वाइफ है, वो लोग सारी अपनी चीज़ें डिस्कस करते हैं, फाइनेंशियल चीज़ें, अपनी पर्सनल चीज़ें, फैमिली की चीज़ें, बट अगर उनके बीच में कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो जो नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी है वो फैमिली के सामने उस बात को तोड़ मरोड़ कर इस तरह से रखता है कि वो विक्टिम है। तो ये साइकोलॉजिकल गेम क्या है? वो अपने पार्टनर को, उसकी पर्सनैलिटी को, उसकी इमेज को सबटाच करके क्या वो शो करना चाहते हैं? देखिए, नार्सिसिस्ट चाहे एक बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, पेरेंट हो, इट डजेंट मैटर। एक चीज़ जो इन सब में कॉमन है वो ये है कि ये हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं। दे आर ऑलवेज द विक्टिम। अगर आप इनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे वो अपने बारे में ही अधिकतर बातें करेंगे और वो ही विक्टिम है। उनके पास सारे रिलेशनशिप्स, करंट सारे रिलेशनशिप्स में उन्हीं के साथ बुरा हो रहा है। तो ये एक उनकी हैबिट है कि अपनी इमेज को बरकरार रखने के लिए दूसरे की इमेज गिरा दो। सो जब वो परिवार में जाके उस बात को मोड़ तोड़ रहे हैं, उसका लार्जली रीजन यही है कि मैं अच्छा हूँ, आई एम बीइंग प्लेड। एंड आप हैरान होंगे बट ये वो मानते भी हैं। वो ये नाटक नहीं होता, वो ये जेन्युइनली बिलीव करते हैं कि वो विक्टिम है इस पूरी सिचुएशन में। उनके एक्शन पे आपका जो रिएक्शन है वो प्रॉब्लम है, उनका एक्शन प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा वो ट्रूली मानते हैं। तो इसलिए वो जब लड़ाई के उसमें फॉर्म में बाहर आता है तो आप हैरान हो जाते हैं कि अरे मैंने तो रिएक्ट किया, करा तो तुमने नहीं, मैंने जो किया वो तो बात की बात है, तुमने ऐसा सोचा कैसे, तुमने ऐसा बोला कैसे? सो देन योर रिएक्शन बिकम्स द रियल इशू इंस्टेड ऑफ देम टेकिंग अकाउंटेबिलिटी। दे कांट टेक अकाउंटेबिलिटी। ऐसा भी तो होता है ना कि अगर आप किसी को सप्रेस कर रहे हो फॉर मंथ्स, फॉर इयर्स, बट किसी एक दिन वो इंसान फट रहा है और अपनी बातें रख रहा है, तो सामने वाला फिर उसको ब्लेम करता है कि देखो फैमिली के सामने आप कितनी बदतमीज हो, किस टोन में बात कर रहे हो, बट वो ये नहीं देख रहा है कि वो पिछले कितने टाइम से उसके साथ ये हैरेस कर रहा था। वही तो एक उनका एक्शन के लिए वो अकाउंटेबल नहीं है। दूसरा, बिकॉज दे लैक एम्पैथी, वो समझ ही नहीं पा रहे कि वो इंसान फील क्या कर रहा है। और सबसे बड़ी हैबिट जो एक और उनकी है वो है गैसलाइटिंग। गैसलाइटिंग इज अ साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन वेयर दिस पर्सन विल मेक यू क्वेश्चन योर मेमोरी, योर जजमेंट एंड इवन द रियलिटी। सो ऐसा हो जाएगा कि आपको लगेगा कि ये हुआ भी था, कहीं मैं ही तो गलत नहीं हूँ, बिकॉज यू आर ओवरथिंकिंग, ऐसा तो हुआ ही नहीं, मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं, यू आर टू सेंसिटिव। सो आफ्टर अ लॉट ऑफ टाइम जब ये रिपीटेडली होता है,
the person starts to doubt themselves, their sense of worth erodes completely. So अब इसको ठीक करने के लिए वो क्या करते हैं, वो उसी इंसान के पास वैलिडेशन के लिए पहुंच जाते हैं. तो ये साइकिल चलती ही रहती है. इट बिकम्स अ ट्रॉमा बॉन्ड जहाँ पे आप समझ भी पा रहे हैं कि आप फंस गए हैं, बट आप उससे निकल नहीं पा रहे हैं. सो हाउ टू ब्रेक दिस साइकिल? किसी को पता है कि उसका पार्टनर नार्सिसिस्ट है, तो कैसे इससे बाहर निकले? देखिए, सबसे पहले तो अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम उनके एक्शंस को जस्टिफाई करते रहेंगे, जो अधिकतर लोग करते हैं, दे आर नॉट इन लव विद दैट पर्सन, they are love with the imagination, the image that they've built of that person, कि नहीं उस टाइम शुरू में वो ऐसे थे, अभी उनकी कोई प्रॉब्लम्स चल रही है इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं. सो लॉट ऑफ टाइम्स द विक्टिम इज जस्टिफाइंग दोज थिंग्स. तो सबसे पहले तो हमें अवेयरनेस में आना है, उसके बाद बाउंड्री सेट करनी है. देखिए, नार्सिसिस्ट के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट तो होता है कंप्लीट कट ऑफ, कंप्लीट कट ऑफ. बट अगर वो आपके स्पाउस हैं या पेरेंट है तो आप कंप्लीटली कट ऑफ नहीं कर सकते हैं. सो देन यू सेट हेल्दी बाउंड्रीज. एक ग्रे रॉक कम्युनिकेशन है जिसमें हम टू द पॉइंट बात करते हैं और कोई इमोशन नहीं देते. अक्सर लोगों को लगता है अगर हम चिल्ला पड़ेंगे, रो पड़ेंगे तो ये इंसान हमारी बात समझ जाएंगे, बट यही सबसे बड़ा क्यू है कि वो अभी भी आप उनके कंट्रोल में हैं. आप इम्पैक्ट हो रहे हैं, तभी तो आप रो रहे हैं, तभी तो आप गुस्सा कर रहे हैं. सो इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि धीरे धीरे आप, और सबसे ज़रूरी, अपने ऊपर फोकस कीजिए. मोस्ट लोगों की प्रॉब्लम ये है कि वो यही सोच रहे हैं मैं ऐसा क्या करूं कि ये इंसान मुझे समझ जाए. जबकि आपका सही क्वेश्चन होना चाहिए मैं अपने आप को कैसे समझूं, हाउ डू आई फोकस ऑन माई सेल्फ, ऑन मेकिंग दिस बेटर. सो आपने बोला है कि हमें इस माइंड गेम से बाहर निकलने के लिए अपने ऊपर फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं और ऑब्वियसली आपके पास काउंसलिंग के लिए बहुत सारे लोग आते हैं. सो कहते हैं ना, इट्स इजियर सेड देन डन. ऑफ कोर्स. बट अगर किसी के साथ ये हो रहा है तो आप कुछ स्टेप बाय स्टेप बताइए, मे बी इन 3 स्टेप और 5 स्टेप, कि कैसे स्टेप बाय स्टेप उसको इस तरह के पार्टनर को डील करना है. जी. सो स्टेप नंबर 1 इज़ कि ये पैटर्न्स को वो डॉक्यूमेंट करें, चाहे अपने फ़ोन में ही बट रखें, ताकि, क्योंकि जैसा मैंने बताया, हर मैनिपुलेटिव इंसान नार्सिसिस्ट नहीं होता, हर टॉक्सिक इंसान नार्सिसिस्ट नहीं होता. पर अगर ये एक पैटर्न की तरह हर बार हो रहा है तब वो इंसान नार्सिसिस्ट है. तो उसको डॉक्यूमेंट करें ताकि अवेयरनेस की तरफ बढ़े. सेकंड, have a support system, have some friends, some family who understands you, who can bring you back to reality. वरना आप उस delusion में ही रहेंगे कि शायद मुझ में ही प्रॉब्लम है, शायद I don't deserve love. So that is the second step, to have a support system. Third is to seek professional help, because सिर्फ काउंसलिंग से नहीं ठीक होता. आपको समझना पड़ेगा that narcissist abuse goes on for years. जब फाइनली किसी इंसान को रियलाइज होता है कि वो एक नार्सिसिस्ट के साथ हैं, तो तब तक उनका नर्वस सिस्टम बहुत डिसरेगुलेटेड हो चुका है. सो सिर्फ बातचीत से ये ठीक होगा ऐसा नहीं है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि उनके नर्वस सिस्टम को रेगुलेशन, रिकवरी की तरफ लेके जाया जाए, which requires gradual help, support and professional intervention. अब कई बार हमें लगता है कि अगर हम उस इंसान को छोड़ देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बट वो सिर्फ शुरुआत है. हीलिंग फ्रॉम दैट ट्रॉमा टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. ऑफ कोर्स, अगर वो ऑफिस में है कि आपके कोई बॉस हैं जो नार्सिसिस्ट हैं, तो आसान है, आप जॉब चेंज कर सकते हैं, आप कट टू कट बात कर सकते हैं. बट एज आई सेड, अगर वो कोई पेरेंट है या स्पाउस है, सो उसके लिए बहुत मुश्किल है आपको इमोशनली इन्वेस्ट ना होना और डिटैच करना. सो ये सारे स्टेप्स एक एक करके आपको अपनी आइडेंटिटी की तरफ, कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या चाहिए, वहाँ लेके जाना है. अच्छा, सो डॉक्टर, लेट्स से एक फैमिली है जहाँ पे क्योंकि हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि एक फादर नार्सिसिस्ट है और बार बार वहाँ पे मदर के साथ मैनिपुलेशन हो रहा है, उसके साथ गैस लाइटिंग हो रही है, घर में एक छोटा बच्चा है, वो ये सारी चीज़ें देखकर उसके मेंटल हेल्थ पे क्या फ़र्क पड़ता है? क्या वो भी फ्यूचर में जाके एक नार्सिसिस्ट बन सकता है? इक्वल चांसेस हैं. वन साइड इज़ कि वो नार्सिसिस्ट बन सकता है, द अदर साइड इज़ कि वो बिल्कुल अपनी इस एक सिचुएशन से उसकी जो लव की इंटरप्रिटेशन है वो डिस्टॉर्ट हो जाए और वो समझे कि लव मीन्स दूसरों को खुश रखना, दूसरों की बातों में आना, कंट्रोल होना. तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट ऑपोजिट बिहेवियर भी शो कर सकता है. एंड आई ऑल्सो वांट टू हाईलाइट कि अगर फादर नार्सिसिस्ट है तो वो सिर्फ ज़रूरी नहीं है मदर के, मतलब वाइफ के प्रति हो, वो बच्चे के प्रति भी होता है नार्सिसिज्म, विच इज़ व्हेन वो अब देखिए, एक स्ट्रिक्ट पेरेंट होता है, उनके रूल्स होते हैं. जो एक नार्सिसिस्ट पेरेंट होता है उसके लिए एवरीथिंग इज अबाउट कंट्रोल. मैंने बोला इसलिए करना है, एंड आपकी अचीवमेंट्स भी उनकी वजह से हैं. आप अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो एक्सेसिव क्रिटिसिज्म है. सो ये बच्चा जब बड़ा होता है, दे गेट इनटू पीपल प्लीजिंग. They want to be a perfectionist. They want to heal this original wound, so they will attract other narcissists in their lives to heal this original wound that came from there. Plus, इनकी as adult self worth बहुत low होती है.
Okay. So the child is definitely impacted. One, because of the dynamics that they see, एक husband wife के relationship को लेके, plus as a narcissistic parent उस बच्चे के साथ भी जो constant criticism, constant complaining, constant pressure to look good, to perform well, to get good grades, उस वजह से ये इंसान का लव का एक्सप्रेशन ही बड़े होके ये होता है कि अगर मैं ये करूँगा तो मुझे लव मिलेगा. It is conditional, transactional. वो natural नहीं रह पाता है. जी. ठीक है. अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पे कि अगर कोई नार्सिसिस्ट है, उसको ये पता होता है कि उसके अंदर नार्सिसिस्ट के ट्रेट हैं? नहीं, मोस्टली नहीं. और अगर आप उन्हें बताएंगे तो वो एक अच्छी डिबेट आर्ग्यूमेंट के साथ आपको प्रूव कर देंगे कि आप नार्सिसिस्ट हैं, ये सजेस्ट करने के लिए भी. हाँ. जी, वो आपको कहेंगे मैं आई एम द विक्टिम, यू आर द नार्सिसिस्ट. आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? एंड बाय द एंड ऑफ इट, इन मेनी केसेस, कितने केसेस ऐसे मेरे पास आते हैं जहाँ पे विक्टिम एक्चुअली टेल्स मी, डॉक्टर चांदनी, do you think I am the one who's the narcissist here? Because वो इतनी projection हो चुकी होती है that they actually start to believe that they are the ones who are wrong. ओके, सो यहाँ पे जो गैस लाइटिंग आपने वर्ड यूज़ किया है, मुझे लगता है कि शायद कुछ ऑडियंस को समझ में नहीं आ रहा होगा कि गैस लाइटिंग क्या होती है. तो आप इसको थोड़ा सा मुझे मेरे ऑडियंस को थोड़ा सा सिंपल वे में बताइए कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली गैस लाइटिंग. जी, सो गैस लाइटिंग भी एक फॉर्म ऑफ मैनिपुलेशन ही है, जहाँ पे इंसान अपनी गलती की ओनरशिप नहीं लेके सामने वाले पे उसे डिफ्लेक्ट कर देते हैं कि मैंने ऐसा कब कहा, मैंने ऐसा कब किया, ऐसा तो हुआ ही नहीं, तुम तो इमेजिन कर रहे हो, यू आर ओवर थिंकिंग, यू आर सेंसिटिव. सो जब ये बार बार होता है कि अगर इंसान आपसे आपकी गलती बताए और ये नार्सिसिस्ट इंसान अपनी गलती मानने के बजाय उस पूरे इवेंट को ही डिनाई कर दे कि ऐसा तो हुआ ही नहीं था, इसे गैसलाइटिंग बोलते हैं. जिसमें काफ़ी बार एज आई सेड द विक्टिम एक्चुअली स्टार्ट्स टू वंडर कि कहीं ऐसा तो नहीं है मैंने इमेजिन कर लिया और शायद इतना ऐसा कुछ हुआ नहीं था, या मैं ऐसा नहीं रिएक्शन देती तो शायद आज बात इतनी ना बढ़ती. या जैसे कि मान लीजिए इन्होंने बोला कि अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है मेरा लेट आना तो तुम घर से चले जाओ. अब ये इंसान ने फैमिली के आगे डिस्कस किया कि इन्होंने मुझे ऐसे बोला, और जब वो आए और ये बात हुई, मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं था. राइट. अरे बट आपने तो बोला था. नहीं, बट मैंने ऐसा कब बोला, मैंने तो ये बोला कि अगर ये तो मेरा काम है, मुझे तो लेट हो ही जाएगा, अब तुम इसको इसे प्रेजेंट कर दो फैमिली को. तो इस तरह से वो इतने कॉन्फिडेंटली ये बोलते हैं कि जो खुद विक्टिम है वो भी मान ही लेता है कि शायद मुझसे ही गलती होती है. और स्पेशली एक कपल में जहाँ पे हस्बैंड वाइफ है, क्योंकि लड़का नेचुरली अपने पेरेंट्स के साथ में रह रहा है, तो वहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा है ना कि उसके पेरेंट्स बिकॉज ब्लड रिलेशन है तो उसी चीज़ को वो समझेंगे. राइट. एंड ऑल्सो बिकॉज एक जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले खुद भी बात की, उनकी एक इमेज उन्होंने बनाई हुई है संसार में. तो अगर विक्टिम जाके उनके दोस्तों से ऐसा बोलेगा कि वो ऐसा कर रहे हैं तो कोई मानेगा नहीं, बिकॉज बाहर, अब आप ये कह सकते हैं कि इफ दे लैक एम्पैथी तो फिर वो बाहर इतने स्वीट, इतने जेनरस कैसे हैं. तो वो जो जेनरोसिटी है वो फेक है, वो सुपरफिशियल है, वो जेन्युइन नहीं है. दे आर अनएबल टू जेन्युइनली बिल्ड कनेक्शंस. इसीलिए वो किसी एक इंसान पे जो एम्पैथ हो उस पर थ्राइव करते हैं. तो बाहर की दुनिया नहीं मान सकती कि ऐसा हुआ होगा, बट वो ऐसे उनका घर में जो उनके क्लोज हैं वो जानते हैं. कई बार पेरेंट्स को पता होता है बट दे स्टिल सपोर्ट. बट अगर किसी के साथ, क्योंकि अभी आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज एग्जैक्टली गैस लाइटिंग, अभी किसी को समझ में आ रहा है कि हाँ मेरे साथ तो ये हो रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है लोगों को वो मेडिकल टर्म नहीं पता होता है कि वो किस चीज़ से गो थ्रू कर रहे हैं. सो अभी किसी को अगर फील हो रहा है कि वो गैस लाइटिंग का विक्टिम है, सो शुड ही स्टार्ट टू डॉक्यूमेंट द थिंग्स? यस, डॉक्यूमेंट थिंग्स, जर्नलिंग विल हेल्प इन टू वेज. वन, आप अपना जो इतना बोझ लेके चल रहे हैं उसको भी अपने सिस्टम से रिलीज कर पाएंगे. प्लस एट अ लेटर स्टेज, बिकॉज आपको क्वेश्चन किया जाएगा, आपको आपकी चीज़ें निगेट की जाएंगी, एटलीस्ट यू विल हैव अ रिकॉर्ड ऑफ व्हाट रियली हैपेंड. क्योंकि आप खुद भी भूलेंगे नहीं, एटलीस्ट उसे डाउट तो नहीं करेंगे एट अ लेटर स्टेज. ठीक है. सो हमारे पास, क्योंकि डॉक्टर चांदनी यहाँ पे ऑडियंस भी काफ़ी सारी है, दे मस्ट हैव देयर ओन क्वेश्चंस. किसी का कोई सवाल डॉक्टर चांदनी से जो आप पूछ सकते हैं? डॉक्टर चांदनी, आई हैव अ क्वेश्चन. अगर हम किसी ऐसे पर्सन के साथ रहते हैं या काम करते हैं जो एक नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी है, तो उसके इमोशनल ड्रामा से बचने के लिए हम क्या बाउंड्रीज सेट कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको मानना पड़ेगा कि ये इमोशनल ड्रामा उनकी एक टैक्टिक है आपको कंट्रोल करने के लिए. तो उस वक्त चाहे आप कितना भी एक रिएक्शन देने का आपका मन हो कि मैं चिल्लाऊं, मैं इन्हें प्रूव करूं दैट आई एम राइट, सबसे पहले रिफ्रेन योरसेल्फ फ्रॉम रिएक्टिंग. स्टे अवेयर दैट दे आर डूइंग दिस फॉर योर रिएक्शन. उन्हें सिर्फ सही होना है, तो उस वक्त में उन्हें रिएक्शन ना देना, ग्रे रॉक कम्युनिकेशन करना बेस्ट है, विच इज़ ओके, इंटरेस्टिंग,
आप ऐसा सोचते हैं, शायद ऐसा ही होगा. डू नॉट जस्टिफाई, डू नॉट एक्सप्लेन एंड डू नॉट आस्क देम फॉर एन एक्सप्लेनेशन. अब अपनी हीलिंग के लिए आपने अलग से क्या करना है, आप उसको लिख के बर्न कीजिए, डिस्कार्ड कीजिए, सो दैट दोज थॉट्स डोंट बॉदर यू. अगर आप एंशियस फील करने लग गए हैं, बिकॉज रेगुलर पीरियड ऑफ दिस ट्रॉमा causes anxiety, depression in some cases. So अगर आप बहुत anxious feel कर रहे हैं, chest में tightness है, splash some cold water, do some deep breathing, practice some grounding. So वो अपनी self healing के लिए definitely अलग से work करें. But don't let this person know that you are getting impacted and don't react. I have one more question actually. So जो ये narcissistic personality disorder होता है, ये क्या इसके episodes होते हैं? मतलब अगर ऐसा हो सकता है कि वो इंसान ना माने उस टाइम, बट क्या उसके बाद हम जिस टाइम उसका मूड अच्छा हो वो चीज़ उसको समझा सकते हैं? इज दैट पॉसिबल? It's sadly not possible. Okay. Because narcissist को अपने अंदर कोई प्रॉब्लम दिखाई दे ही नहीं रही है. तो क्योंकि वो गलत नहीं है, वो क्या सुधारेंगे? अब जो फेजेस की आप बात कर रहे हैं, वो अच्छा मूड क्या है, अगर आप उनके हिसाब से चल रहे हैं, वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं, आप कंट्रोल हो रहे हैं, वो आपको आपके सपोर्ट सिस्टम से आइसोलेट कर रहे हैं, आप आइसोलेट हो रहे हैं, आप कंप्लीटली धीरे धीरे उन पर डिपेंडेंट हो गए हैं, तब तक तो सब अच्छा है. जैसे ही आप उनकी कोई गलती निकालेंगे, राइट, देयर इज़ प्रॉब्लम, देयर इज़ कॉन्फ्लिक्ट. इस तरह की लड़ाई होगी कि आप उसे सहन नहीं कर पाएंगे. इट्स ऑलमोस्ट लाइक वॉकिंग ऑन एगशेल्स. आप उनके इमोशंस को मैनेज करने लग जाते हैं, अपने इमोशंस को छोड़ के, फिर आप गिल्ट में रहते हैं. तो उनको समझाना या मनाना ये तो पॉसिबल है नहीं. हाँ, उनको आपसे ज़रूर कुछ मिल रहा है, या तो इमोशनल कंफर्ट या फाइनेंसेस. कई बार वो मनी पे भी डिपेंडेंट होते हैं. समटाइम्स इट इज़ सेक्स, समटाइम्स इट इज़ कंफर्ट. सो वो जो नीड है उसे, और वही नीड आपको भी होल्ड करके रखी है उस रिलेशनशिप में. दैट इज़ वाई यू फील लाइक यू आर टेकिंग केयर ऑफ दिस पर्सन. सो धीरे धीरे उस डिपेंडेंस को भी हमने कम करना है. So there is no way to crack that personality. I would say it's next to nil. The only chance is if the narcissist finally starts to take accountability, is willing to work on their personal growth and is ready to seek professional help. ये बहुत rare होता है, ऐसा बिल्कुल next to nil है जैसा मैंने कहा. But yes, it's possible. It's still possible because एक narcissist के लिए love की definition is possession. Okay. ऐसा नहीं है कि वो intensity नहीं feel कर रहा है, but उनके लिए आपको control करना ही प्यार है. और आपके लिए प्यार है सेफ्टी, कामनेस. तो ये दोनों एक साथ लाना विद अ नार्सिसिस्ट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. So like the only way is to live with them. I would say leave the person because as I said in our setup, it's not always possible for us to leave a relationship completely. Okay. And when I say set healthy boundaries, it is not because the person will change. Set boundaries to protect yourself. You have to understand that there is a difference. हम हर किसी को नहीं बदल सकते, पर हम क्या बदल सकते हैं? हमारा रिएक्शन, हमारी चॉइसेस. हमें रुकना है या जाना है, किस हद तक रुकना है, कितना पार्टिसिपेट करना है, किस तरह से रिएक्ट करना है, हमारे कंट्रोल में सिर्फ वही है. सो जो हमारे कंट्रोल में है हम उस पर फोकस करें. अगर हम ये सोचते हैं कि हम एक दिन इन्हें बदल देंगे, इन्हें कुछ अपने प्यार से सब कुछ फिक्स हो जाएगा, तो ये कभी नहीं होगा. ये वो साइकिल्स होंगी जहाँ वो आपको डिस्कार्ड करेंगे, आपको बहुत इंसल्ट करेंगे, चले जाएंगे, फिर वापस आएंगे, ब्रेड क्रम्स, थोड़ा से प्यार, थोड़ा सा कुछ, फिर आपको लगेगा अरे सब बदल रहा है, आप फिर वापस आएंगे, और ये साइकिल सालों साल चलती रहती है. थैंक यू चांद. सो डॉक्टर चांदनी, आपके पास जो भी काउंसलिंग के लिए लोग आते हैं उसमें ज़्यादातर परसेंटेज क्या रहता है? फीमेल ज़्यादा है रेशियो वाइज या फिर मेल ज़्यादा हैं? मेरे पास 50-50 है. इट्स 50% मेल्स, 50% फीमेल्स. बट इन टर्म्स ऑफ नार्सिसिज्म आई वुड लाइक टू हाईलाइट कि आजकल काफ़ी लोग ये इमिजिएटली डिक्लेयर कर देते हैं दैट माई पार्टनर इज़ अ नार्सिसिस्ट और माई पेरेंट इज़ अ नार्सिसिस्ट. उतना कॉमन नहीं है जितना लोग मानना चाहते हैं. देखिए, हम सब में थोड़े थोड़े नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स हैं. हम सब स्पेशल फील करना चाहते हैं, हम सब द मेन कैरेक्टर एनर्जी रहना चाहते हैं. सो वी ऑल हैव सम ऑफ दोस ट्रेट्स. व्हाट यू हैव टू सी इज इफ देयर इज अ पैटर्न. इफ इट इज कॉन्स्टेंटली देयर ईच टाइम विदाउट एन एक्सेप्शन, that is when it is narcissism. And if you'll notice, men में narcissism जल्दी ज़्यादा prominently दिखता है because mostly they don't hide. They will be rash and aggressive. And women के केस में भी narcissism होता है, but वो इतना openly दिखता नहीं है because वो victim card, वो victim card जैसे ही play करते हैं, तो एक sympathy उन्हें मिल जाती है, जिस वजह से कई बार it's difficult to spot
if the mother is a narcissist. But then if a mother is a narcissist, she would not only control the child, she would not only want to take credit for her achievement, but she would also start competing with the child. Okay. कि देखो मैं तुमसे better लग रही हूँ, देखो मैं ये बैग मुझ पे ज़्यादा अच्छा लग रहा है. So these are very small Yeah, it things. You would not happens. notice them. Right. But only after years would you realize that trauma came from narcissist parent. Right. Thank you. Well said. So किसी और का कोई question? So you mentioned about gaslighting. I have a question related to this. कि जो हम ऐसे लोगों के साथ जब रहते हैं, sometimes you start feeling that you are the one who is Yes. guilty, and you know it affects you mentally. That शायद वो journaling करना भी हमें वो effective नहीं लगता है. So how to come out of that particular phase where you start feeling that you are not the one who is guilty, but the other person is trying to make you कि आप हो जो गलत Right. कर. And this is a very common problem. Yes. So as I said, it's always important to have at least someone in your support system who can bring you back to reality. Right. Because reality checks are very important. And when we are being gaslighted, we don't even realize what's real, what's not real. So one is that reality check. Two is seeking professional help. But even if you can't seek professional help, at least one thing that you can daily ask yourself is, who am I? What do I want? Right. Because कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो इसका रूट आपके चाइल्डहुड में है. कहीं ना कहीं आपको इन योर चाइल्डहुड ऐसा महसूस हुआ है कि प्यार पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी. आई हैव टू प्रूव दैट आई एम वर्थ इट. तो अगर आप अपने आप को हील नहीं करते हैं, अपनी रूट्स में नहीं जाते हैं, अपने कोर एरियाज पे वर्क नहीं करते हैं, तो आप इस रिलेशनशिप से बच के निकल भी जाएंगे तो आप एक नेक्स्ट पार्टनर भी ऐसा अट्रैक्ट करेंगे जो आपको यही चीज़ हाईलाइट करेगा. बिकॉज अल्टीमेटली आपको अपने सबकॉन्शियस पैटर्न्स पे वर्क करना है, विच इज़ वेयर वी यूज डिफरेंट टूल्स फ्रॉम कोचिंग, फ्रॉम हीलिंग, NLP, वी वर्क ऑन सोमैटिक थेरेपी, बिकॉज आपकी बॉडी में भी वो ट्रॉमा बैठ गया है. सो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, ग्राउंडिंग, वॉकिंग, मेडिटेशन, ये छोटे छोटे स्टेप्स आप खुद भी ले सकते हैं. ऑफ कोर्स ईजी नहीं है, इसलिए एक सपोर्ट सिस्टम का होना डेफिनेटली, क्योंकि हमें पता तो है हमें जर्नलिंग करनी है, बट हमें उसमें भी आलस आता है. तो मैं यूजुअली अपने क्लाइंट्स को एक ही बात बोलती हूँ कि उसको लिख के अपने सिस्टम से रिलीज करने में शायद 5 मिनट लगेंगे, बट अगर हम वो नहीं करते हैं तो एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल या एक पूरी जिंदगी उसी ट्रॉमा में बर्बाद हो जाएगी. सो चूज एटलीस्ट 5 मिनट्स ऑफ मेंटल हेल्थ ब्रेक्स. इफ यू आर लिविंग विद दैट पर्सन, हर थोड़ी देर बाद 5 मिनट अपने ले लीजिए जहां आप उस चीज से डिटॉक्स होके अपने पे फोकस कर सके. गेट द सेंटर बैक टू यू. द प्रॉब्लम इज यू आर बीइंग गैसलाइटेड बिकॉज दे आर योर वर्ल्ड, दे आर द सेंटर. यू हैव टू ब्रिंग योर फोकस बैक टू योरसेल्फ. अच्छा डॉक्टर चांदनी, लेट्स अज्यूम कोई एक बच्चा है, उसको बचपन में बहुत ज़्यादा प्यार नहीं मिला, क्रिटिसिज्म हुआ है उसके साथ, रिजेक्शन उसको बहुत ज़्यादा मिला है. क्या ऐसा हो सकता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसके अंदर नार्सिसिस्ट ट्रेट्स आ जाएं क्योंकि बचपन में उसको वो चीज़ें नहीं मिली जो वो डिज़र्व करता था? तो एक नार्सिसिस्ट कैसे बनते हैं? क्या वो एक उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी होती है या फिर ये जेनेटिक होता है? कैसे एक नार्सिसिस्ट बनता है? See, it's a mix of nature and nurture, I would say. Some people by birth are generally self-focused. So that's a little part of it. But largely, conditioning पे बहुत depend होता है. या तो उनके childhood में उनको excessively pamper किया गया है. They were made to be the center of attention without any boundaries. So because of that entitlement that they received as a child, they grow up to be a narcissist कि अब तो पूरी दुनिया ही मुझे ऐसे treat करे. Right. The other segment is where their parents were emotionally unavailable, and they had to really work very hard to be noticed, to get that attention, that connection, and everything became about if I perform too well, then I'll be liked. So बिल्कुल extreme उसमें भी वो narcissist हो जाते हैं. You know, एक myth है, हम सोचते हैं कि narcissist इंसान अपने से आपसे बहुत प्यार करता है, but अगर आप उनके अंदर झांक के देखेंगे तो ये गलत फहमी है. वो अपने आप से actually बहुत नफरत करते हैं. They have a very वो अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं करते. वो अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं करते, इसलिए उन्हें कोई और चाहिए जो उनकी हर वक्त तारीफ करे. अगर आप देखेंगे उनका विक्टिम कोई ऐसा होगा जो उन्हें बहुत प्यार करता होगा, उन्हें एक भक्त की तरह, एक डिवाइन एक एनर्जी की, ये तो बहुत अच्छे हैं, तो वो ऐसे ही इंसान को सिलेक्ट करते हैं जो सारा वक्त उनकी प्रेजेस करे, उन्हें अप्रिशिएट करे, उन्हें बताए कि वो कैसे बेस्ट है इन व्हाटएवर दैट दे डू. बिकॉज डीप डाउन दे आर इनसिक्योर. They don't feel worthy. So they constantly need someone else to tell them that. So that's why they want control. And that's why they can't tolerate you pointing out faults. क्योंकि वो जो इतना अच्छा इंसान है उसमें गलती कैसे हो सकती है? Right. तो अगर आप उनकी गलती निकालेंगे तो वो पागल हो जाएंगे, बिकॉज उनकी रियलिटी आपने उनसे उनका वजूद छीन लिया उनकी गलती बता के. So नार्सिसिस्ट सब एक जैसे होते हैं या नार्सिसिस्ट के भी कुछ टाइप्स हैं? देखिए, कोवर्ट होते हैं, ओवर्ट होते हैं. कोवर्ट थोड़े
साइलेंस में मैनिपुलेटिव होते हैं, बट आपको बहुत टाइम लगेगा उन्हें आइडेंटिफाई करने में, बिकॉज एक सीक्रेटिव वे में वो नार्सिसिस्ट होते हैं, आपको इजीली स्पॉट नहीं कर पाओगे। वो आपको इस तरह से बोलेंगे, आफ्टर ऑल दैट आई डिड फॉर यू, तुम मेरे साथ ये कर रहे हो, तो आपको लगेगा कि यार ये शायद नार्सिसिस्ट तो नहीं है, बट वो है वही, वो आपको मैनिपुलेट ही कर रहे हैं, वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं। और जो वर्ड होगा कि हूँ मैं ऐसा, तो वो कहेंगे मैंने बोल दिया तो यही होगा, यू आर माई पार्टनर और यू आर माई चाइल्ड, you must follow. So it's only about control and manipulation. Sometimes they hide it too well, sometimes they are open about it. So कुल मिला के दोनों के ट्रेड सेम है, बस थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है। Yes, क्योंकि जो ओपनली जो ओवर्ट है वो आपको अग्रेसिव दिखेगा, जो कोवर्ट है वो थोड़ा सा सिंपैथी और लॉयल्टी ज्यादा डिमांड करेगा। That's minor difference between the two. Okay, well said. So किसी और का कोई क्वेश्चन? डॉक्टर चांदनी, जैसे सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि पार्टनर से आपकी लड़ाई हो जाती है, लोग आपको पार्टनर आपको ब्लॉक कर देता है, पर क्या ये अगर ये बार बार हो रहा है तो क्या ये एक नार्सिज्म का साइन है? या फिर अगर मान लीजिए वो मुझे ब्लॉक कर रहा है, मैं उसे मना रही हूँ, बार बार मना रही हूँ, तो क्या ये भी एक नार्सिज्म का साइन है? सो नार्सिसिज्म में साइलेंट ट्रीटमेंट इज़ वन ऑफ द थिंग्स, और साइलेंट ट्रीटमेंट में वो यही करते हैं कि वो आपसे बात करना बंद कर देंगे, आपके फ़ोन उठाना बंद कर देंगे, आपको ब्लॉक कर देंगे, और फिर कुछ दिन बाद वापस अनब्लॉक कर देंगे, फिर कोई बात होगी फिर ब्लॉक कर देंगे, फिर अनब्लॉक कर देंगे कई बार। और जब शुरुआत होगी तो ये एक दो दिन में मान जाएंगे, फिर धीरे धीरे 30 दिन लग जाएंगे आपको उन्हें मनाने में। एंड एज आई सेड, अगर ये पैटर्न की तरह हो रहा है तो येस, ऐसा दिस इज नॉट द ओनली थिंग दैट डिफाइंस अ नार्सिसिस्ट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग से ही, अगर बाकी सारी चीज़ें भी हो रही हैं, जहाँ पे उन्होंने पहले तो लव बॉम्बिंग की, फिर बिल्कुल प्यार दिखाना छोड़ दिया, फिर आपकी गलतियां दिखाने लग गए, अब गलतियां दिखाने के उसी जोन में आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, अनब्लॉक कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं तुम चले जाओ, आपको ऐसा लग रहा है कि अब तो ब्रेकअप ही हो गया है, यू आर अबैंडन्ड फॉर लाइफ। जैसे तैसे आप अपनी लाइफ के छोटे छोटे पीसेस जोड़ने लगते हैं, उतनी देर में वो फिर आ जाते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, हम दोनों की गलती थी, मिलके वर्क करेंगे। तो इस तरह से अगर ये पूरी साइकिल बार बार हो रही है, then it tells us that this person is a narcissist. So again, हर कोई जो ब्लॉक कर रहा है वो नार्सिसिस्ट नहीं होगा, बट वो नार्सिसिस्ट है तो वो yes, ये एक पैटर्न में उनके आएगा ही आएगा जब वो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे। अगर आप उनके साथ एक घर में है तो आएंगे, आपसे बात नहीं करेंगे, दरवाज़ा ज़ोर से बंद करके चले जाएंगे, आप कुछ बोलोगे आपको जवाब नहीं देंगे। अगर आप एक घर में नहीं हैं तो फिर आप ब्लॉक होंगे इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, डजंट मैटर। अच्छा डॉक्टर चांदनी, जैसे इन्होंने क्वेश्चन ये ब्लॉक वाला पूछा, इसमें जेनजी इससे बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगे। सो आप ना कोई एक नार्सिस के कोई 3 ऐसे रेड फ्लैग बताओ जो अगर किसी में देखें हम समझ सकते हैं कि ये ही इज और शी इज अ नार्सिसिस्ट। सो शुरुआती टाइम में, मतलब रिलेशनशिप के बिगिनिंग में अगर वो साइंस हम देखें तो पहला तो एज आई सेड एक्सेसिव लव बॉम्बिंग एंड रिलेशनशिप को बिल्कुल बहुत जल्दी बहुत आगे ले जाना। दूसरा, वो अपने बारे में बहुत बात करेंगे, अगर आप अपने बारे में बात शुरू भी करोगे तो वापस मैटर उन पे ही आ जाएगा। इनफैक्ट अगर आप अपनी कोई प्रॉब्लम भी उन्हें बताएंगे तो वो आपको इमीडिएटली बताएंगे कि कैसे उनकी लाइफ की प्रॉब्लम और ज़्यादा बड़ी है। सो दे टॉक अ लॉट अबाउट देमसेल्व्स। द थर्ड बिगेस्ट साइन इज दैट दे कैन नॉट हैंडल एनी क्रिटिसिज्म। अगर आप उनकी एक छोटी सी छोटी गलती भी उन्हें बताएंगे तो वो एक लड़ाई में कन्वर्ट होगी ही होगी। सी अ हेल्दी रिलेशनशिप और एनी अदर पर्सन, आप उनकी गलती बताएंगे, उन्हें बुरा लगेगा बट वो सुनेंगे। वो हो सकता है उससे सहमत हो या ना हो, बट वो सुन लेंगे। बट अ नार्सिसिस्ट कैन नॉट लिसन टू देयर फॉल्ट्स। सो ये 2-3 रेड फ्लैग्स अगर शुरू में हमें दिखे तो हमें बिल्कुल उसी वक्त ही अलग हो जाना चाहिए, इससे पहले कि हम उसमें इतना फंसे कि अब हम सोचे कि चलिए इन्हें एक मौका देते हैं। ये शुरुआती है, और आगे जाके तो एज आई सेड वो कंट्रोल और मैनिपुलेशन इतना हो जाता है। द बिगेस्ट साइन इज कि वो आपको आपके सपोर्ट सिस्टम से दूर कर देंगे। वो धीरे धीरे आपको बताएंगे कि आप अपनी ना मम्मी से ज़्यादा बात मत करो, वो तुम्हारा अच्छा नहीं चाहती, वो जो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है वो एक्चुअली तुमसे जेलस है, वो तो मुझे उस तरह से देख रही थी। सो धीरे धीरे आपको कट ऑफ कर देंगे सबसे, ताकि आप सिर्फ उन्हीं पे ही डिपेंडेंट हो। सो दैट्स द बिगेस्ट साइन ऑफ देयर कंट्रोल। एंड अगर आप उन्हें बोलेंगे तुम मुझे कंट्रोल कर रहे हो, तुम मेरे कपड़े, मेरे चॉइस ऑफ पीपल, उनको कंट्रोल कर रहे हो, सो देन दे विल टेल यू दिस इज नॉट कंट्रोल, आई केयर फॉर यू, दिस इज आउट ऑफ कंसर्न। सो दैट्स अनदर बिग साइन दैट दिस पर्सन इज मैनिपुलेटिव। एंड अनदर साइन इज कि हर अच्छे ओकेजन पे लड़ाई होगी, कुछ ना कुछ। अगर बर्थडे है, एनिवर्सरी है और लड़ाई हो रही है तो वो आप समझ लीजिए, बिकॉज उस इंसान को है कि आपका बर्थडे कैसे स्पेशल हो सकता है। एवरीथिंग, एवरी डे दिस पर्सन हैज टू बी स्पेशल। सो दे विल क्रिएट अ सीन। एंड ये डेलिबरेटली करते हैं या इट जस्ट हैपन? ये उनका डिफॉल्ट है।
अब आपको तो डेलिबरेटली ही लगेगा, बट वो सोच के नहीं करते, बिकॉज उनके लिए एक ही नीड है, आई एम इम्पोर्टेंट, एवरीथिंग शुड बी अबाउट मी. सो इफ एनी डे यू आर द वन हु इज गेटिंग द लाइमलाइट, you are going for an important presentation, They will destroy. सुबह लड़ाई होगी. You have an important interview, उसे एक दिन पहले वो आपसे ब्रेकअप कर लेंगे. So this is unintentional, for unconscious, but that's how they work. Right, absolutely. So किसी और का कोई क्वेश्चन? मेरा बताइए. जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, वो मुझे जैसे दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं या मुझे मेरे फैसले नहीं लेने दे रहे, तो वो भी नार्सिसिस्ट होंगे? देखिए, हर पेरेंट स्ट्रिक्ट कुछ ना कुछ लेवल पे होता है. आउट ऑफ लव, आउट ऑफ कंसर्न, आउट ऑफ देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस, दे वांट टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड. सो अगर वो रोक टोक कर रहे हैं, जो अधिकतर इंडियन पेरेंट्स करते हैं, तो आई वोंट कॉल देम नार्सिसिस्ट. आई वुड जस्ट से दे आर जेन्युइनली कंसर्न्ड. हो सकता है उनका अपना कोई चाइल्डहुड बैगेज हो जिससे वो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना चाहते हो. सेम गोज फॉर योर पेरेंट्स. बट अगर उस पेरेंट में एक पैटर्न है दैट वो घर आते हैं तो सब कुछ उनके बारे में है, उनका कंफर्ट, उनकी थकान, अगर वो बच्चे के इमोशनल नीड्स के लिए है ही नहीं, कि अगर बच्चा रो रहा है तो उनको कोई मतलब नहीं है क्यों रो रहा है. अगर उन्होंने कोई चीज़ बोली कि करनी है तो करनी है, देयर इज़ नो रैशनलाइजेशन. बच्चा अपना पक्ष रख भी नहीं सकता. एंड द रीज़न इज़ नॉट कि जो मैं कह रहा हूँ वो तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, बट बिकॉज मैं कह रहा हूँ या कह रही हूँ. सो दीज आर द साइंस ऑफ नार्सिसिस्ट, एंड दे विल कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज द चाइल्ड, दे विल कंपेयर द चाइल्ड विद अदर्स. अच्छा, और अगर दो बच्चे हैं तो उसमें भी यूजुअली एक गोल्डन चाइल्ड होता है और एक स्केपगोट होता है. तो जो गोल्डन चाइल्ड होता है उसको तो वो अपना एक्सटेंशन समझते हैं कि ये मेरे जैसा है, तो उसकी तारीफ करेंगे. और जो स्केपगोट है, उस बच्चे को ऊपर सारा उसको, देखो तुम इससे कुछ सीखते क्यों नहीं, तुम इसके जैसे क्यों नहीं हो, तुम इसके जैसे क्यों नहीं पढ़ते. अब अगर आप ये सोचेंगे गोल्डन चाइल्ड लकी है, तो ऐसा नहीं है. ये दोनों ही उस नार्सिसिस्ट पेरेंट के लिए दोनों ही सिर्फ रोल्स हैं. उन बच्चों की कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं है इस पेरेंट के लिए. वो सिर्फ अपना उस रोल को जी रहे हैं थ्रू दैट पेरेंट. तो जो गोल्डन चाइल्ड है उसका सारा वक्त काम ही ये होता है कि अपने पेरेंट की ईगो बूस्ट रखे, और जो स्केपगोट होता है उसका काम ही है कि वो पेरेंट की शैडो बन के रहे. सो इट्स नॉट हेल्दी. अ नार्सिसिस्टिक पेरेंट इज़ नॉट हेल्दी. दे आर कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइजिंग, कंपेयरिंग, एंड अगर वो बच्चे को आप देखेंगे तो उसकी सेल्फ वर्थ बिल्कुल शैटर्ड होगी, वो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम होगा. सो जो नॉर्मली हम अपने पेरेंट्स में देखते हैं, दे आर स्ट्रिक्ट, बट दे आर ऑपरेटिंग फ्रॉम देयर ओन एक्सपीरियंसेस, बैगेज, नीड टू प्रोटेक्ट एंड केयर फॉर द चाइल्ड. सो नॉट एवरी पेरेंट इज़ अ नार्सिसिस्ट. एंड अगर ये सारे पैटर्न्स मौजूद हैं और हर बार हैं, लगातार है, then yes, then the parent Parents is are narcissist. Right. and in worst case scenario both parents. I hope doesn't happen to anyone, but yes, is a possibility. Okay, so डॉक्टर चांदनी, क्योंकि हम वी आर अबाउट टू वाइंड अप द पॉडकास्ट, तो आप कुछ ऐसा गोल्डन टिप बताइए, अगर नार्सिस्ट चाहे हस्बैंड है, चाहे पेरेंट्स हैं, या ऑफिस में कलीग है, मैनेजर है, whoever it is, आप कुछ गोल्डन टिप बताइए हाउ टू डील विद देम. I would say life will get better when we stop dealing with them and start focusing on ourselves. The first biggest shift Focus is should be on focus ourselves. on yourself, your happiness, your health, your growth, and reduce your dependence on the narcissist in your life. Set those boundaries. If you are dependent on them for money, start building your independence. If for something else, even if it is for any other emotional thing, emotional support, which you usually don't get, but whatever it is, अपनी independence पे focus कीजिए, अपने आप पे focus कीजिए, boundary set कीजिए. अगर आप उस इंसान से 100% cut off कर सकते हैं तो वो cut off कीजिए. अगर नहीं कर सकते हैं तो minimal contact में रहिए. Which you said great, doctor. Yes, Conversation. yes, or just minimal contact, minimal communication to the point without giving too much of emotional charge in that conversation. Because अगर आप emotionally impact हो रहे हैं, so the person knows उसका control है, वो आपके buttons इतना push करेंगे कि आप एक दिन रिएक्ट करें, एंड देन आप वापस उस लूप में फिर फंस जाएंगे. वेरी शॉर्ट की फोकस हमें अपने ऊपर रखना है, फोकस अपने पे ही रखना है, बहुत ज्यादा एंटरटेन नहीं करना है नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी को. जी. ओके, आई होप डॉक्टर चांदनी के साथ आपको हमारा ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा. अगर आप भी किसी नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी को डील कर रहे हैं, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए. वीडियो अगर आपने लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए. चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. थैंक यू.